नमस्कार साथियों, आज हम लोग जूनियर अकाउंटेंट 2016 भर्ती परीक्षा के साइंस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है लेकर मैं आपकी क्लास में उपस्थित हुआ हूं। आज बहुत ही शानदार दिन है कि हम लोगों ने जो है ऑनलाइन वीडियो पे काम फिर से शुरू कर दिया है और साइंस के ऊपर मैं विशेष रूप से चर्चा करूंगा कि साइंस का जो सॉल्यूशन है 2016 अपने जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा का, क्योंकि अभी दौर जूनियर अकाउंटेंट का है। 2023 में जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी आपको पता ही अनाउंस हुई है और इसी भर्ती परीक्षा को ध्यान में रखते हुए साइंस सॉल्यूशन मैं आप लोगों को करवा रहा हूं। और जैसे हम लोग इस साइंस सॉल्यूशन को कंप्लीट करेंगे तो अपने को थोड़ा पता चलेगा कि कठिनाई स्तर किस प्रकार का है, क्वेश्चन का लेवल किस तरीके का रहेगा और किस तरीके से प्रश्न आने की उम्मीदें हो सकती हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने 2016 जूनियर अकाउंटेंट साइंस क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन जो है आपको पता है कि विज्ञान के पूछे जाते हैं, है ना, और 25 प्रश्नों पर अपने विस्तार पूर्वक चर्चा स्टार्ट करते हैं। तो गौर करेंगे। सबसे पहला प्रश्न देखो क्या कह रहा है अपने को। प्रश्न कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण के माध्यम X से माध्यम Y में गुजरने पर यदि प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है। अब ये शब्द थोड़ा ध्यान देने लायक है दोस्तों। अपवर्तन नहीं होता, अपवर्तन का सीधा अर्थ है अपने मार्ग से भटकना। अगर अपवर्तन नहीं होता है तो प्रकाश की आपतित किरण व माध्यम Y की सतह के मध्य बनने वाला कोण कितने डिग्री का होगा। सबसे पहले इस बात को समझे आप। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास बन रहा है कि जो अपवर्तन शब्द है इसका मतलब क्या है। अपवर्तन शब्द का मतलब है जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो पृथककारी तल पर वह अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। कहने का मतलब अपवर्तन का सीधा सीधा अर्थ है मार्ग से विचलन। और अगर प्रकाश की किरण के मार्ग में विचलन हो जाता है तभी हम कहते हैं कि अपवर्तन हुआ है। अगर उसके मार्ग में विचलन नहीं होता इसका मतलब अपवर्तन नहीं हुआ। और ये यही बात कह रहा है कि अपवर्तन नहीं होता है तो प्रकाश की आपतित किरण व माध्यम Y की सतह के मध्य बनने वाला कोण होगा। तो इसके अंदर मैं एक आपको डायग्राम बना देता हूं ताकि आप समझ पाए, उसको फैक्ट समझ पाए। जैसे मान लीजिए ये कोई पृथककारी तल है, ठीक है ना, ये पृथककारी तल है, ये माध्यम X है, ये माध्यम Y है, ठीक है ना, ये कोई दूसरा माध्यम है। इस तरीके से मैं माध्यम की प्रकृति को बता रहा हूं। और प्रकाश जो है, प्रकाश की जो किरण है वो X से माध्यम Y में गुजरने पर, ठीक है ना, अगर देखो प्रकाश की किरण इस तरीके से आती है तो उसके मार्ग में अपवर्तन होगा। अपवर्तन कब संभव नहीं है? जब प्रकाश की किरण अभिलंबवत आपतित हो। यानी कि अपवर्तन कब संभव नहीं है, क्योंकि इसने बोला अपवर्तन नहीं होता है। अपवर्तन तभी संभव नहीं है जब प्रकाश की किरण किस प्रकार से आती हो, अभिलंबवत प्रकाश आता हो, ठीक है ना। तो ये थोड़ा फैक्ट समझने लायक है। यदि प्रकाश अभिलंबवत आपतित हो, ठीक है ना, अभिलंबवत यानी कि प्रकाश इस तरीके से आपतित हो तो वह बिना विचलन के सीधा निकल जाता है दोस्तों। इस प्रकार का जो प्रकाश है वह बिना विचलन के सीधा निकल जाता है, ठीक है ना। और अब क्या कह रहा है कि जब प्रकाश में अपवर्तन नहीं होता तो प्रकाश की आपतित किरण में माध्यम Y की सतह के मध्य। अब माध्यम Y की सतह तो ये होगी, ये माध्यम Y की सतह होगी और आपतित किरण में माध्यम Y के सतह के मध्य बनने वाला कोण कितने डिग्री का होगा। अगर आप यहां ध्यान देते हैं तो यह डिग्री कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो दोस्तों यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है। कहने का मतलब अपवर्तन कब संभव नहीं है? जब आपतित प्रकाश की किरण कैसी हो, अभिलंबवत आपतित हो। यदि प्रकाश अभिलंबवत आपतित हो, ये शब्द अपने को यहां पर याद रखना है। यदि प्रकाश से अभिलंबवत आपतित हो तभी जो है अपवर्तन नहीं देखा जाता। और इस तरीके से अगर हम इस प्रश्न के आंसर की चर्चा करें तो मैं आपको बता दूं इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा वो होगा 90 डिग्री। तो ये 1 नंबर प्रश्न है और हमने इस प्रश्न को बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया और उम्मीद है कि आप लोगों को ये पहला प्रश्न समझ में आ भी गया होगा। अब दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुदूर संवेदन में प्रयुक्त होने वाले सक्रिय संवेदक का उदाहरण है। सुदूर का मतलब जब किसी संवेदना को बहुत दूर से हम प्राप्त करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने नोटिस किया होगा सैटेलाइट से सब संवेदनाओं को हम पृथ्वी पर प्राप्त करते हैं तो उनमें किस तरीके के संवेदक जो है इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो है रडार सिस्टम जो है वो यूज किया जाता है। ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है, हमें इसके ऊपर किसी प्रकार के हल करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमें पता है कि रडार जो है वो एक ऐसा माध्यम होता है, एक ऐसा संवेदक होता है
जो विभिन्न प्रकार के संवेदनाओं को अत्यंत दूर क्षेत्रों से भी जो है प्राप्त कर लेता है। तो 77 नंबर प्रश्न जो साइंस का सेकंड क्वेश्चन है हमारा, है ना, जूनियर अकाउंटेंट के अकॉर्डिंग, तो उसमें पहला आंसर इसमें बनेगा। अब उसके आगे वाला जो है उसको थोड़ा जो है ध्यान दीजिए। यहां पर जो हम दूसरा प्रश्न कर रहे हैं उस प्रश्न के ऊपर थोड़ा फोकस करें। यह प्रश्न हमें किस बात की जानकारी दे रहा है? देखिए, ये कह रहा है हमें कि प्रोटीन की अल्पता कारक है। प्रोटीन की अल्पता, तो यहां पर अगर अपने थोड़ा गौर करें, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग, ये कमी से होने वाले रोग के बारे में चर्चा कर रहा है हमसे। तो यहां पर देखो, प्रोटीन की कमी से होने वाला जो रोग होता है वो होता है क्वार्सियोरकोर। रिकेट्स वो रोग हैं जो विटामिन डी की कमी से होता है दोस्तों। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है रिकेट्स। स्कर्वी रोग जो है वो रोग है जो विटामिन सी की कमी से होता है। और कैरोटीनीमिया, कैरोटीन अर्थात विटामिन ए की कमी से होने वाला एक डिजीज माना जाता है। तो इसमें हम लोगों के पास राइट आंसर जो बनेगा वो बनेगा क्वासियोरकोर रोग, ठीक है ना। यह एक ऐसा रोग है जो प्रोटीन की कमी से होता है। लेकिन साथ ही साथ एक वर्ड और याद रखें, क्वासियोरकोर के साथ साथ मेरास्मस रोग भी एक ऐसा रोग है जो प्रोटीन की कमी से जो है माना जाता है। तो यह भी हम लोगों ने हल किया। और इसके साथ साथ मैं आपको एक और प्रश्न जो है वो बता देता हूं। यहां पर गौर करें, सोनालिका व मालविका निम्नलिखित में से किस फसल की प्रमुख और उन्नत किस्में हैं? तो यहां पर आपको मैं बता दूं, सोनालिका जो है बहुत फेमस किस्म है। सोनालिका बहुत ही फेमस किस्म है। और सोनालिका जब शब्द आ जाए तो आप सीधा सीधा समझ लें यह किसकी एक प्रमुख किस्म है? तो सोनालिका गेहूं की प्रमुख किस्म है दोस्तों। तो यहाँ पर गेहूं को मैंने इंडिकेट किया है। और ये भी एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन इस जगह पर देखने को हमें मिल रहा है। साथ ही अगर अपने अगले क्वेश्चन पर चर्चा करें तो गौर करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? अब आप यहां पर थोड़ा ध्यान दें, ठीक है ना। इस जगह पर ये क्या कह रहा है 80 नंबर क्वेश्चन में? वो कह रहा है भौतिक परिवर्तन की जानकारी देनी है। भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन कहने का मतलब ऐसा परिवर्तन जो अस्थायी परिवर्तन हो। ऐसा परिवर्तन जो कैसा हो? अस्थायी परिवर्तन हो, अर्थात जो स्थायी परिवर्तन न हो, अस्थायी परिवर्तन हो। प्रकाश संश्लेषण एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, यह एक स्थायी परिवर्तन है। कोयले का जलना एक रासायनिक अभिक्रिया है, यह भी एक स्थायी परिवर्तन है। भोजन का पाचन यह भी एक स्थायी परिवर्तन है, रासायनिक प्रक्रम है। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, ठीक है ना, जिसमें मतलब कोई भी क्रियाकारक जब कोई प्रोडक्ट बनाता है तो उस प्रोडक्ट से हम क्रियाकारक की पुनः प्राप्ति कर पाए। तो कहने का मतलब यह भी रासायनिक परिवर्तन है, स्थायी है, यह भी स्थायी है, यह भी स्थायी है। बर्फ का पिघलना, अगर बर्फ पिघल जाए तो जल बनेगा। जल को अगर आप वापस मतलब कवर करें तो उससे बर्फ की पुनः प्राप्ति हो सकती है। बर्फ के पिघलाने से वापस जल की प्राप्ति हो सकती है। इसका मतलब यह रिवर्सिबल चेंज है, एक अस्थायी परिवर्तन है। और ऐसे ही अस्थायी परिवर्तन को अपने क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो भौतिक परिवर्तन में अगर हम देखें तो यहाँ पर बर्फ का पिघलना, और हम तो मैं आपको बताऊं, देखो हम बर्फ का पिघलना भी न करें, हम सिंपल एक वर्ड लिखें, क्या? संगलन। हम सिर्फ एक ही वर्ड लिखें, संगलन एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन होता है। चाहे वह बर्फ का पिघलना हो, चाहे वह धातुओं का पिघलना हो, चाहे वह हमारे जैसे अपने कांच का पिघलना हो, सोने वगैरह, चांदी वगैरह जो भी है उन सब धातुओं का पिघलना हो। तो पिघलने को अर्थात संगलन को हम हमेशा क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं दोस्तों। तो यह भी एक बहुत कॉमन प्रश्न था। इस तरीके से भी हम जो है इस प्रश्न को हल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर थोड़ा फिर से गौर करें। यहां मैंने एक प्रश्न लिखा है, रक्त समूह AB के प्लाज्मा में उपस्थित प्रतिरक्षी है। यहां पर मैं आपको एक वर्ड बता दूं कि 81 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा गौर करें कि एक तो होता है एंटीजन, ठीक है, इसको आप एंटीजन पढ़ें। एंटीजन, यहां पर जो वर्डिंग है वो मैंने लिखी है एंटीजन की, थोड़ा गौर करें। देखिए एंटीजन जो होते हैं इनके ऑपोजिट बनती है कौन? एंटीबॉडी। एंटीजन का सीधा सीधा अर्थ ही एंटीबॉडी है। कैसे समझिए? एंटीजन अपने विपरीत किसी को जन्म देने वाला, जेन का मतलब होता है जनरेट करने वाला, उत्पन्न करने वाला, पैदा करने वाला। तो अगर मैं एंटीजन की परिभाषा दूंगा तो मैं ये डेफिनेशन दूंगा कि एंटीजन वे यौगिक होते हैं
जो एंटीबॉडी निर्माण को प्रेरित करते हैं। अगर और ये आपस में प्रतिक्रिया करते हैं, अगर ए एंटीजन हो तो यह ए एंटीबॉडी को निर्मित करेगा, उसके साथ प्रतिक्रिया करेगा। प्रतिक्रिया का मतलब रिएक्शन होगी। जब रिएक्शन होगी तो एंटीजन एंटीबॉडी एक दूसरे को नष्ट करेंगे या एंटीबॉडी एंटीजन को नष्ट कर देगी। बात यह है कि अगर ए एंटीजन अपने विरोध में ए एंटीबॉडी बनाता है तो इसका मतलब उसके साथ रह नहीं सकता ही। तो ए एंटीजन किस एंटीबॉडी के साथ रहता है? बी के साथ। बी एंटीजन किस एंटीबॉडी के साथ रहता है? ए के साथ। जब एंटीजन ए और बी दोनों हो तो एंटीबॉडी फिर दोनों ही नहीं होने चाहिए, और जब एंटीजन ए और बी दोनों नहीं हो तो फिर एंटीबॉडी ए और बी दोनों हो सकते हैं। और जो रक्त समूह होता है वो एंटीजन का ही नाम होता है। अगर एंटीजन ए है तो नाम ए, एंटीजन बी है तो नाम बी, एंटीजन ए और बी दोनों है तो नाम ए बी, और एंटीजन अगर दोनों नहीं है तो नाम जीरो। सिंपल बात है। हमने पढ़ा कि रक्त समूह ए बी है। आप देख लीजिए, अगर रक्त समूह कौन सा है? ए बी है। इसका मतलब क्या है? इसमें एंटीजन ए भी है और इसमें एंटीजन बी भी है। जब एंटीजन ए और बी दोनों होंगे तो एंटीबॉडी दोनों ही नहीं होंगे। कहने का मतलब एंटीबॉडी ए और बी दोनों ही इसमें देखने को हमें नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब देखिए क्या कर रहा है, केवल एंटीबॉडी बी नहीं, केवल एंटीबॉडी ए नहीं, ठीक, एंटी ए और एंटी बी दोनों हो ही नहीं सकता, नए एंटीबॉडी ए और नई एंटीबॉडी बी। तो इस जगह पर हम थोड़ा ध्यान दें, यहां पर हमारा 4 नंबर आंसर रहेगा कि अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी होगा, एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए होगा, एंटीजन ए और बी दोनों होंगे तो एंटीबॉडी एक भी नहीं होगा, और जब एंटीजन दोनों नहीं होंगे तो एंटीबॉडी दोनों होंगे। सामान्य बात एकदम, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग जो है ये जो है हमने अभी लगभग 6 प्रश्नों का आंसर हमने निकाला। तो इस तरीके से हम लोग जो है इस प्रश्न को बेहतरीन तरीके से जो है हल कर सकते हैं दोस्तों। और मैं आपको और अगले जो क्वेश्चन है वो भी मैं आपको हल करवा रहा हूं, थोड़ा यहां पर ध्यान देने की जरूरत है। फिर से देखते हैं। उम्मीद है कि आप सही प्रश्नों को देख पा रहे होंगे, ठीक है। किसी प्रकार की कोई किंतु परंतु हो तो आप मुझे इसमें जरूर बताएं। अब सुने, अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न जो है वो क्या कह रहा है दोस्तों, वो सुनिए। वो कह रहा है भारतीय पारिस्थितिकी का जनक कौन है? मैं आपको बता दूं, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। 82 नंबर क्वेश्चन, गौर करें, 82 नंबर क्वेश्चन पर अपने चर्चा कर रहे हैं। फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। दोस्तों इस जगह पर हमें आंसर देना है क्या? प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी के रूप में हम प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को पढ़ा करते हैं। रामदेव मिश्रा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे दोस्तों, ठीक है ना। इनका संबंध जो है वो कहां से है तो मैं आपको बता देता हूं। इनका संबंध है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस से हिंदू विश्वविद्यालय से इनका संबंध है, ठीक है। यानी कि प्रोफेसर रामदेव मिश्रा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे और इन्होंने भारतीय पर्यावरण के बारे में बहुत सारी किताबें लिखी। यही कारण है कि हम प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी के रूप में स्वीकार करते हैं और हम पढ़ा करते हैं। ये बहुत अच्छा प्रश्न है और ये प्रश्न और भी भविष्य में अन्य भर्ती परीक्षाओं में भी आने लायक है। अब अगला प्रश्न सुने आप। अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं? अवायवीय जीवाणु, कहने का मतलब ऐसे जीवाणु जो वायु की अनुपस्थिति में श्वसन की प्रक्रिया को अंजाम देते हैं। अवायवीय जीवाणु जंतु अपशिष्ट का पाचन कर, अवायवीय जीवाणु जंतु अपशिष्ट का पाचन कर बायोगैस का उत्पादन करते हैं, ठीक है ना। तो बायोगैस का उत्पादन परिवर्तन ए, यह भौतिक और रासायनिक परिवर्तन की हमसे बात कर रहा है, थोड़ा गौर से देखना इसको। और बायोगैस ईंधन के रूप में जलती है परिवर्तन बी। अब ये कह रहा है सही कथन का चुनाव करें। सही कथन का चुनाव कैसे करना है सुनिए कि अगर बायोगैस का निर्माण हो रहा है तो ये किस प्रकार का परिवर्तन है? नए पदार्थ का निर्माण होना हमेशा रासायनिक परिवर्तन माना जाता है। साथ ही कोई चीज जल जाती है, किसी का दहन हो जाता है तो यह भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन माना जाता है। कहने का मतलब दोनों प्रक्रियाएं ए व बी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। दोनों ही किसका उदाहरण है दोस्तों? तो याद रखें दोनों ही रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो थोड़ा इस जगह पर हम इन दोनों प्रश्नों पर थोड़ा गौर कर पाए कि रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत जो है हम लोग इनको पढ़ा करते हैं दोस्तों, ठीक है ना। दोनों ही रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। अब हमारे पास 84 नंबर क्वेश्चन जो है वो बचता है शेष। अब हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है, लाइकोपिन। लाइकोपिन दोस्तों एक पिगमेंट है, एक प्रकार का वर्णक है।
लाइकोपिन एक प्रकार का वर्णक है, ठीक है, लाइकोपिन। और लाइकोपिन क्या करता है, टमाटर का लाल रंग, टमाटर का लाल रंग इसी लाइकोपिन के कारण देखने को मिलता है। तो लाइकोपिन वर्णक निम्नलिखित में से किस फल अथवा सब्जी में पाया जाता है? तो आपको मैं बता दूं, यह टमाटर में पाया जाता है। पिगमेंट है, एक प्रकार का वर्णक है, टमाटर को लाल रंग देने का काम करता है। यह प्रश्न भी बहुत पेपरों में आता है। कई बार इस तरीके के प्रश्न आते हैं, जैसे हल्दी का पीला रंग किस वजह से होता है? कुरकुमिन की वजह से। टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन की वजह से। गाजर का लाल रंग एंथोसाइनिन की वजह से। गाजर का नारंगी रंग कैरोटीन की वजह से, ठीक है ना। प्याज का हल्का पीला रंग क्वारसिटिन की वजह से। ठीक इस तरीके के बहुत फेमस प्रश्न हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है बार बार रिपीटेडली पूछे जाते हैं। मिर्च का लाल रंग कैप्सेंथिन के कारण है। ठीक इस तरीके से कुछ पिगमेंट्स जो हैं पेपरों में आ जाया करते हैं, तो आप इस प्रश्न को भी उसी तरीके से थोड़ा इंपॉर्टेंस दें। अब हम 86 नंबर प्रश्न पर चर्चा कर रहे हैं, सॉरी 85 नंबर क्वेश्चन पर चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। अब हमारे पास प्रश्न जो नेक्स्ट आ रहा है वो आ रहा है क्या, कच्चे रेशम के उत्पादन के लिए किया गया रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? मैं आपको सिंपल ये बात बता दूं, रेशम शब्द जहां पर आ जाता है, रेशम शब्द अगर किसी जगह पर आ जाता है तो रेशम शब्द का हम किस तरीके से पता लगाएं? आपको मैं सिंपल एक वर्ड बता दूं, रेशम सेरिसिन नामक प्रोटीन से मिलकर बनता है। सेरिसिन, रेशम का निर्माण कौन सा प्रोटीन करता है? तो सेरिसिन प्रोटीन रेशम का निर्माण करता है। अगर हम सिंपल भाषा में नॉर्मली प्रश्न को पढ़ें कि सेरिसिन प्रोटीन से ही किसका निर्माण होता है? रेशम का। तो सेरिसिन प्रोटीन का कल्चर करना, सेरिसिन प्रोटीन को प्रोड्यूस करना, उसका संवर्धन करना, उसकी संख्या में, उसकी मात्रा में, उसके उत्पादन में वृद्धि करना, जिससे हम लोग इकोनॉमिक पोटेंस जो है अर्थात हम आर्थिक रूप से उससे जो है फायदा या लाभ उठा सके। तो हमें पता चला क्योंकि रेशम कीट जो है वो सेरिसिन प्रोटीन से मिलकर बनता है, सॉरी रेशम का रेशा सेरिसिन प्रोटीन से मिलकर बनता है, इसलिए रेशम कीट का पालन क्या कहलाता है दोस्तों? सेरिकल्चर कहलाता है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसी सेरिसिन के कारण हम इसे सेरिकल्चर कहते हैं। और कल्चर का अर्थ होता है दोस्तों संवर्धन करना, अर्थात किसी के मात्रात्मक वृद्धि करना जिससे हम लोगों को फायदा हो, है ना, हमें आर्थिक रूप से किसी से लाभ मिलता हो। अगर आप यहाँ पर एपी शब्द का प्रयोग करते हैं तो आपको बता दूं, एपी शब्द एपिस इंडिका या एपिस से बना है, जिसका अर्थ होता है क्या? मधुमक्खी का पालन करना। तो मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है दोस्तों? एपीकल्चर। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का मतलब होता है कृषि विज्ञान, ठीक है ना। एग्रीकल्चर का सीधा सीधा अर्थ है कृषि, ठीक है ना। कृषि अर्थात कृषि का संवर्धन करना। अगर आप फ्लोरिकल्चर की बात करते हैं दोस्तों, तो फ्लोरिकल्चर का मतलब होता है फ्लावर अर्थात फूलों की खेती करना। तो फूलों की खेती करना क्या कहलाता है दोस्तों? फ्लोरिकल्चर कहलाता है। तो आप इस तरीके से कुछ वर्ड्स जो हैं उनको मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। अब यहां पर ये देखो क्या कर रहा है, मियादी बुखार। इस प्रश्न को थोड़ा गौर करें। यहां पर 86 नंबर क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, मियादी बुखार। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको एक वर्ड बता दूं, मियादी बुखार पर मैं एक आपसे चर्चा कर लूं। वास्तव में मियादी बुखार अपने बोलते हैं किसको? टाइफाइड को। वास्तव में मियादी बुखार अपने टाइफाइड को कहते हैं। हम इसे टाइफाइड कह सकते हैं, हम इसे मियादी बुखार भी कह सकते हैं। टाइफाइड कह दो, मियादी बुखार कह दो, एक ही बात है। अब वो कह रहे हैं कि मियादी बुखार की पुष्टि किस टेस्ट के माध्यम से की जाती है? विडाल टेस्ट। आप याद रखें, टाइफाइड की पुष्टि करने के लिए जो टेस्ट काम में लिया जाता है उस टेस्ट का नाम होता है विडाल टेस्ट। मैं आपको बता दूं, यह प्रश्न आप देखें लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 2022 में भी पूछा गया है। विडाल टेस्ट का संबंध किससे है दोस्तों? तो विडाल टेस्ट का संबंध है किससे? मियादी बुखार अर्थात टाइफाइड से। बहुत बेहतरीन प्रश्न है। बहुत सारी भर्ती परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्नों को बार बार जो है पूछा जाता है, तो आप भी इस प्रकार के प्रश्नों पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दें। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमें क्या कह रहा है, इस प्रश्न पर दोस्तों थोड़ी चर्चा करते हैं अपने। देखिएगा अगला प्रश्न तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मीथेन के अतिरिक्त कौन सी ग्रीन हाउस गैस कृषि क्षेत्रों द्वारा उत्पन्न की जाती है? तो इसमें सबसे पहले हमें याद रखना है कि ग्रीन हाउस गैसें हैं कौन कौन सी, ठीक है ना। सबसे पहले हमें कुछ ग्रीन हाउस गैसों के बारे में जो है सामान्य स्तर पर बात करनी है दोस्तों। सबसे पहले मैं कुछ बातें लिख देता हूं। ग्रीन हाउस गैस,
ग्रीन हाउस गैस। या मैं एक वर्ड लिख देता हूं, क्या? ग्लोबल वार्मिंग। बड़ा फेमस वर्ड है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन कौन सी गैसें जिम्मेदार है? मैं आपको ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैसों के नाम लिख देता हूं, बस आप इतने भर में समझ जाएंगे कौन कौन सी गैसें। सबसे पहले हमारे पास गैस है CO2, फिर हमारे पास है CH4, फिर हमारे पास है CFC, फिर हमारे पास है N2O। इस तरीके से 4 गैसें ग्लोबल वार्मिंग अर्थात ग्रीन हाउस के लिए जिम्मेदार गैसें मानी जाती है। अब सुने, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो 60% रिस्पॉन्सिबल है फॉर ग्लोबल वार्मिंग। मेथेन जो है वो 20% रिस्पॉन्सिबल है फॉर ग्लोबल वार्मिंग। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है यह 14% रिस्पॉन्सिबल है फॉर ग्लोबल वार्मिंग। और N2O नाइट्रस ऑक्साइड ये लगभग 6% रिस्पॉन्सिबल है फॉर ग्लोबल वार्मिंग। हमें 100% मिल गया हमारा। इस प्रश्न को मैं आपको बता दूं, आरएएस भर्ती परीक्षा में हूबहू पूछा गया है। आरएएस प्री भर्ती परीक्षा में भी 2016, मुझे कंफर्म याद नहीं है, लेकिन लगभग 2016, 17, 18 के करीब कोई एग्जाम था शायद, उस भर्ती परीक्षा में इस प्रश्न को हूबहू पूछा गया था। और पूछा कैसे था? ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैसों का अवरोही क्रम बताओ। ठीक है ना, अवरोही क्रम, डिसेंडिंग फॉर्म, घटता क्रम। ये मैंने घटता क्रम लिखा है, देखो 60, 20, 14 और 6। अवरोही क्रम, डिसेंडिंग फॉर्म। अब यहां से हमारा प्रश्न दोबारा पढ़ते हैं। देखो, मिथेन के अतिरिक्त वो कह रहा है कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस कृषि क्षेत्रों द्वारा उत्पन्न की जाती है। कहने का मतलब, अगर हम इस प्रश्न को गौर से पढ़ें तो हमारे पास CH4 है, वो कह रहा है मिथेन तो है ही, हम मानते हैं। इसके अलावा ऐसी कौन सी ग्रीन हाउस गैस है जो कृषि क्षेत्रों से उत्पन्न होती है? अब देखें, टोटल गैसें 4 हैं। CO2 आपको ऑप्शन नहीं मिला। CO2 देखो उसमें ऑप्शन नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑप्शन नहीं है। सल्फर डाइऑक्साइड, मैं आपको सीधा सीधा बता दूं दोस्तों, सल्फर डाइऑक्साइड का ग्लोबल वार्मिंग से कोई लेना देना नहीं है। इसका लेना देना है किससे? एसिडिक रेन से, अम्ल वर्षा से। यह अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार वायु प्रदूषक गैस हो सकती है। अगर आप क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात करें दोस्तों, तो यह एक ऐसा मतलब वायु प्रदूषक है या ग्रीन हाउस गैस है जो कृषि क्षेत्रों से उत्पन्न नहीं होता। उल्टा ये किससे उत्पन्न होता है? एसी से, एयर कंडीशनर से उत्पन्न होने वाला है। अब बाकी जो बचा उनमें से वो क्या कर रहे हैं? अमोनिया। अमोनिया तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस है ही नहीं, हमने लिखा इसमें है ही नहीं। अब हमारे पास सीधा सीधा ऑप्शन बच गया, कौन सा? नाइट्रस ऑक्साइड। तो इस तरीके से मैं कह रहा हूं कि आप थोड़ा डीपली अगर प्रश्नों को जानते हैं तो आप सही ऑप्शन तक आसानी पूर्वक पहुंच पाएंगे और साथ में कंप्लीटली कॉन्सेप्ट भी हमारे पास होगा। तो यह प्रश्न मैंने आपको और बताया, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन, जूनियर अकाउंटेंट 2016 आरएएस भर्ती परीक्षा में प्रश्न आ रखा है और बहुत ही अच्छी लैंग्वेज के साथ इस प्रश्न को पूछा गया। एक मैं आपको बता दूं, मिथेन गैस धान के खेतों से उत्पन्न गैस है। और धान के खेतों से ही क्यों उत्पन्न होती है दोस्तों? तो इसके पीछे कारण है कि यह दलदली भूमि से उगने वाली गैस है। क्योंकि यह दलदली भूमि से उगती है इसलिए इसे मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। मार्सी गैस या मार्स गैस। इस प्रश्न को भी हम लोगों ने जो है कवर कर लिया है। अब हमारे पास है अगला जो है प्रश्न आता है और इस प्रश्न को हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। आगामी कुछ प्रश्न और है हमारे पास, इनको भी अपने बहुत अव्वल दर्जे से पढ़ लेते हैं, फिर अपने आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब सुने, थोड़ा इसको बड़ा करते हैं ताकि हमें सभी प्रश्न बड़े स्तर पर दिख सके। थोड़ा जूम कर लेते हैं एक बार। हाँ, अब सुने इन प्रश्नों को गौर से। देखिए, मधुमक्खी कॉलोनी में श्रमिक क्या होते हैं? यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है, 88 नंबर क्वेश्चन। इस प्रश्न पर भी अपने बहुत अच्छे लेवल पर पढ़ेंगे। देखिए, मधुमक्खी कॉलोनी में श्रमिक कौन होते हैं? मैं पहले आपको बता देता हूं। पहला इसका आंसर है वास्तव में बंदे मादा। बंदे मादा। सुने, वास्तव में क्या है कि जो मधुमक्खी पालन होता है उसमें 2 प्रकार के अंडे देती है मधुमक्खी। एक होता है निषेचित अंडा, निषेचित अंडा। एक होता है अनिषेचित अंडा। सबसे पहले कुछ कॉमन प्रश्नों को समझ लीजिए, एक निषेचित अंडा और एक अनिषेचित अंडा। मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आप प्रश्न को सिर्फ आंसर ही न पता चले बल्कि ये पता चले भी ऐसा क्यों, वो भी पता लगाएं आप याद रखें, अनिषेचित अंडे से सदैव क्या बनते हैं? नर बनते हैं। और निषेचित अंडों से क्या बनती है? मादाएं। ठीक है ना, मादाएं बनती। मादा भी 2 प्रकार की, एक सामान्य मादा, तो सामान्य मादा है वो तो बनेगी रानी। ठीक है ना, और जो बंधे मादा होती
स्टेराइल फीमेल, बंदे मादा, वो बनता है कौन? तो दोस्तों याद रखें, वह बनता है श्रमिक। वह बनता है कौन? श्रमिक बनता है। कहने का मतलब जो रानी मक्खी होती है वो एक रासायनिक पदार्थ छोड़ती है जिसका नाम होता है अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड, और वो रानी मक्खी अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड केवल उन मादाओं के लिए छोड़ती हैं जो मादाएं सामान्य होती हैं और रानी मक्खी के रूप में भविष्य में परिवर्तित हो सकती हैं। तो वो छाते में अपना प्रभाव छोड़ने के लिए, जो मधुमक्खियों का छत्ता होता है, ठीक है ना, उसमें, या कॉलोनी अपने कह सकते हैं, उसमें अपना प्रभाव छोड़ने के लिए कि मैं ही अकेली रानी मक्खी हूं, वो अन्य परिवर्तित होने वाली रानी मक्खियों को स्टेराइल कर देती है, अर्थात उनको बंधे कर देती है। कहने का मतलब वो जनन सक्षम नहीं रहते, उनको जनन क्षमता से वंचित कर दिया जाता है, वो जनन अक्षम बन जाते हैं। और ऐसे जनन अक्षम बंधे मादाओं को हम भविष्य में क्या बोलते हैं? श्रमिक बोलते हैं। दोस्तों ये बहुत अच्छा प्रश्न है, मैं आपको बता दूं, और आप थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मेथड जो है वो भी समझ लें कि इस प्रश्न को आप किस तरीके से समझने का प्रयास करें। मानव में डाउन सिंड्रोम, जिसको अपने मंगोलिज्म के नाम से भी जाना जाता है, तो मैं डाउन सिंड्रोम के ऊपर एक छोटी सी बात आपसे कर लेता हूं। डाउन सिंड्रोम बहुत फेमस है। डाउन सिंड्रोम, जो डाउन सिंड्रोम होता है उसे अपने मंगोलिज्म या मंगोलता के नाम से भी जाना जाता है। सीधी सीधी बात यह है कि 21वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति, 21वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति, कहने का मतलब जब एक गुणसूत्र रिपीट हो जाता है तो उसको पुनरावृत्ति बोला जाता है, ठीक है ना, अर्थात दोबारा दोहराव। 21वें गुणसूत्र का दोहराव भी हम कह सकते हैं। वो कह रहा है देखो, क्रोमोसोम संख्या 21 की एक अतिरिक्त प्रति, वो कह रहा है अनुपस्थित है। अगर एक्स गुणसूत्र की अतिरिक्त प्रति, ये कुछ नहीं है। इसमें जो राइट आंसर है वो है कौन सा? 1 नंबर ऑप्शन। एक्स क्रोमोसोम की एक अतिरिक्त प्रति की उपस्थिति से मादा बनेगी। अगर एक्स गुणसूत्र 2 बार हो जाते हैं तो ये तो कौन बनेगी? मादा बनेगी, सही है ना, ये कोई सिंड्रोम थोड़ी है। एक्स क्रोमोसोम की अनुपस्थिति, ठीक है ना, अगर हम एक्स क्रोमोसोम की अनुपस्थिति कहें x0, अब y की भी कमी कह सकते हैं, x की भी कमी कह सकते हैं, ठीक है ना। अगर इस तरीके का कोई पॉइंट बनता है तो उसे हम टर्नर सिंड्रोम के नाम से जानते हैं दोस्तों। इट इज टर्नर सिंड्रोम, ठीक है ना, बड़ा व्यवहारिक है, इसे टर्नर सिंड्रोम बोलते हैं अपने। अब वो क्या कर रहा है? 21वें गुणसूत्र की अनुपस्थिति, ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा कोई सिंड्रोम है नहीं फिलहाल। ऐसे किसी सिंड्रोम के बारे में हमारी किताबों में कहीं वर्णन देखने को नहीं मिलता। वो कह रहा है 21वें की अतिरिक्त प्रति की उपस्थिति, अर्थात 21वां गुणसूत्र अगर दोबारा आ जाए तो अलिंग गुणसूत्र 45 प्लस XX या XY इनमें से कोई एक, ठीक है ना, यह डाउन सिंड्रोम या मंगोलिज्म के नाम से जाना जाता है। बहुत सिंपल प्रश्न है ये भी, और कई बार ये पेपरों में पूछा गया है। और आजकल सिंड्रोम को पूछने का तरीका होता है क्या? ट्राइसोमी, अर्थात जोड़े में गुणसूत्र कितने हो गए? जोड़े में 2 गुणसूत्र होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर 21वां दोबारा आ गया, जोड़े में गुणसूत्र कितने हो गए? 3। 3 को क्या बोलते हैं? ट्राई। सोम किसको बोलते हैं? गुणसूत्र को ट्राइसोमी। और कौन सा गुणसूत्र रिपीट हुआ है? 21वां, तो हम इसे क्या बोलते हैं? ट्राइसोमी 21। आजकल जब पेपरों में प्रश्न आता है तो डाउन सिंड्रोम को ट्राइसोमी 21 के लैंग्वेज में पूछा जाता है। प्रश्न कैसे बनेगा? ट्राइसोमी 21 क्या है? डाउन सिंड्रोम है, सिंपल। अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए 90 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैविक खाद के बारे में सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये क्या कर रहा है? यह मृदा के जल धारण क्षमता को बढ़ाता है। पहला, यह केवल जंतु पदार्थों से प्राप्त होता है। दूसरा, यह मृदा को ह्यूमस प्रदान करता है। तीसरा, यह मृदा की रचना को बढ़ाता है। इसमें क्या है कि पहला सही है, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है, लेकिन दूसरा जो कथन है ये बिल्कुल मतलब असत्य कथन है। ऐसा नहीं होता, केवल जंतु पदार्थों से प्राप्त हो, ऐसा नहीं है। यह पादपों का अपशिष्ट भी हो सकता है, यह जंतुओं का अपशिष्ट भी हो सकता है, अर्थात पादप और जंतु दोनों, अर्थात जैविक अपशिष्ट। इसीलिए तो शब्द क्या देखो, जैविक। जैविक का मतलब पादप और जंतु दोनों शामिल हो रहे हैं, तो हम केवल जंतु में इसको कह दें, ऐसा गलत है। यह पादप भी है और जंतु दोनों के सामूहिक रूप से बात कर रहा है, तो इसका मतलब दूसरा ऑप्शन जो है वो गलत है। यह केवल जंतु उत्पाद नहीं हो सकता, यह जंतु व पादपों का अपशिष्ट हो सकता है। उससे निर्मित होने वाली खाद को हम जैविक खाद जो है वो नाम दिया करते हैं दोस्तों। तो यह प्रश्न भी हमने कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अपन बात कर रहे हैं, तो इस प्रश्न को भी बड़ा धैर्य पूर्वक हमें समझना है, और 3 प्रश्न हमारे पास फिर नए आ जाते हैं, और इन प्रश्नों को भी बड़ा गौर से समझें। देखिए वो क्या कह रहे हैं, प्राकृतिक हल वाला, हम इसे प्राकृतिक हल वाला कह रहे हैं। साथ ही साथ यहां पर हम ये भी कह सकते हैं
प्रकृति का हलवाहा, प्रकृति का हलवाहा, किसान का मित्र, किसान का मित्र भी हम इसे कह सकते हैं दोस्तों। तो इस रूप में हम किसको जो है पढ़ा करते हैं, केंचुआ, केंचुआ अर्थवर्म, केंचुआ अर्थवर्म, पैरेटिमा पोस्थुमा इसका जैविक नाम होता है, जूलॉजिकल नेम होता है इसका। केंचुआ किसान का मित्र कीट है। सामान्य प्रश्न है, लगभग बच्चे आजकल सही करते हैं। अगला प्रश्न क्या करें, प्रथम टीका वैक्सीन किसने विकसित किया? यहाँ पर लुईस पास्चर भी है, यहाँ पर एडवर्ड जेनर भी है। कार्ल लैंडस्टीनर वो साइंटिस्ट हैं जिसने ब्लड ग्रुप के बारे में दुनिया को जानकारी दी थी। ठीक है, अब आगे देखो, जोसेफ मिस्टर, इस तरीके का किसी साइंटिस्ट का जिक्र किताबों में नहीं मिलता है। हमारे पास दो प्रश्न बनते हैं, एक लुईस पास्चर का और एक एडवर्ड जेनर का। अब सुने, लुईस पास्चर ये पहला प्रमाणित टीका, ठीक है ना, यानी कि विश्व का फर्स्ट पूर्णतया प्रमाणित टीका, ठीक है ना, या वास्तविक टीका, विश्व का पहला वास्तविक टीका। अगर प्रश्न इस तरीके से पूछा जाता है तो हम किसका नाम लेंगे? लुईस पास्चर का नाम लेंगे, विश्व का पहला वास्तविक टीका। और उस टीके का नाम क्या था? तो आपको बता दूं, टीके का नाम था, आप जब कभी भी हेजे का नाम पढ़ते हैं, हेजा, तो हेजा को इंग्लिश में अपने बोलते हैं कोलेरा, तो इस टीके का नाम था दोस्तों कोलेरा वैक्सीन। और जब आप एडवर्ड जेनर की बात करते हैं, एडवर्ड जेनर की, तो मैं आपको बता दूं, एडवर्ड जेनर वो साइंटिस्ट हैं जिनने सन 1796 ईस्वी में सबसे पहला टीका बनाया था जिसका नाम था चेचक का टीका। तो विश्व का पहला टीका चेचक का टीका सन 1796 ईस्वी में। जबकि अगर अपने इसकी बात करें, लुईस पास्चर ने विश्व का पहला टीका तैयार किया था, वो टीका तैयार हुआ था 1880 में। अब अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो एक टीका तो 1880 का, एक 1796 का है, तो पहला जो टीका है वो कौन सा है? एडवर्ड जेनर का। और पहला वास्तविक टीका जो है वो 1880 में लुईस पास्चर ने बनाया था। तो इन दोनों में अगर आप वास्तविक टीके की बात करें तो लुईस पास्चर को पढ़ेंगे, और अगर आप पहले टीके की बात करें तो एडवर्ड जेनर के बारे में बात करेंगे। तो यह भी एक बहुत अच्छा प्रश्न है। अब अगला सुने, एक वैज्ञानिक विषाणु रोग ग्रसित पादप के वायरस का अध्ययन करना चाहता है। एक वैज्ञानिक है जो किसी विषाणु रोग से ग्रसित होने वाले पादप के वायरस का अध्ययन करना चाहता है। इसके लिए उसे निम्नलिखित में से कौन से पादप भाग का चयन नहीं करना चाहिए? ऐसा कौन सा भाग है जिसमें वायरस का प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा, यानी कि जिस भाग में वायरस नहीं देखा जा सकता, उसका नाम बताएं। तो पहला है मज्जा, दूसरा है पोषवाह, तीसरा है बलकुट। पोषवाह तो अपने बोलते हैं दोस्तों फ्लोएम को, ठीक है ना, फ्लोएम भाग में तो वायरस देखे जाते हैं। मज्जा जो होता है उसमें भी वायरस देखे जाते हैं। बलकुट को अपने बोलते हैं कॉर्टेक्स। ये सारे पार्ट वायरस इनमें देखा जा सकता है। एक है हमारे पास पर्रोह अग्रक। अब सबसे पहले आप यहां देखें 93 नंबर क्वेश्चन में वो कह रहा है पर्रोह। पर्रोह अपने बोलते हैं किसको? सूट को। पौधे का वायवीय भाग जिसमें जड़ के ऊपर का भाग होता है उसको अपने सूट बोलते हैं, अर्थात तना, पत्तियां, फल फूल आदि ये पर्रोह होता है, सूट होता है। और उसमें भी अग्रक, पर्रोह का भी कौन सा भाग है? अग्रक भाग। अग्रक भाग को अपने बोलते हैं एपेक्स पार्ट, ठीक है ना। एपेक्स का मतलब होता है शीर्ष भाग। जब भी किसी प्लांट के शीर्ष भाग की बात की जाए, जैसे कोई प्लांट ग्रोथ करता है तो उसका जो सबसे टॉप पार्ट होता है ना, उसको अपने एपेक्स पार्ट बोलते हैं, यानी कि शीर्ष भाग बोलते हैं। यह पादप का नया भाग होता है और इस नए भाग में वायरस का संक्रमण कुछ देरी के बाद में उत्पन्न होता है। इसका मतलब जो एपेक्स पार्ट है वहां पर अचानक से किसी वायरस का संक्रमण हम नहीं देख सकते हैं। इसलिए हमें इस भाग का कभी भी चयन नहीं करना चाहिए, हमें बाकी भागों का चयन करना चाहिए, क्योंकि वहां पर वायरस का प्रभाव लंबे समय तक रहता है, हम उनका अध्ययन कर सकते हैं। एपेक्स पार्ट तो क्या है? यह तो एक प्रकार का विभजोतक है, अर्थात जिस तरीके से प्लांट में लगातार विभाजन होता है तो वहां पर एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनता है, विभजोतक ऊतक बनता है। और जब विभजोतक ऊतक नया निर्मित होता है तो वहां पर वायरस के हम प्रभाव नहीं देख सकते या वायरस की हम प्राप्ति नहीं कर सकते। इसलिए कौन से भाग का हमें चयन नहीं करना चाहिए? तो आप दोस्तों यहां पर याद रखें, पर्रोह अग्रक का हमें चयन नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से हमने इस प्रश्न को पढ़ा और अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। और अब हमारे पास फिर लगभग 6 क्वेश्चन हैं
और इन पर भी हम विस्तार पूर्वक बात कर लेते हैं। यहां पर भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत अच्छा प्रश्न है इस जगह पर भी, और हम इन प्रश्नों पर भी विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, गौर करेंगे, देखना बहुत अच्छे प्रश्न है ये भी। 3 प्रश्नों पर अपने बात करेंगे ताकि हमें स्पष्ट रूप से प्रत्येक प्रश्न दिख सके और फिर हम आगे बढ़ेंगे, इनमें विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। हाँ, पहला प्रश्न 94 नंबर क्वेश्चन, अगर आप इस जगह पर थोड़ा फोकस करते हैं तो इस प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है ये, श्वसन। श्वसन अर्थात रेस्पिरेशन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो मैं आपको यहां पर एक बात बता दूं, श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाली वह प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज का दहन होता है या ऑक्सीकरण होता है, CO2 गैस बनती है, जल बनता है, लेकिन ऊर्जा का निर्माण होना सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट माना जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट होता है एनर्जी निर्मित होना, ऊर्जा का निर्माण होना। तो यहां हम पढ़ रहे हैं कि श्वसन किस प्रकार की प्रक्रिया है। तो श्वसन क्योंकि ऊर्जा बनती है तो ऊष्माक्षेपी, और क्योंकि ऑक्सीजन की जरूरत होती है इसलिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो श्वसन एक ऊष्माक्षेपी व ऑक्सीकरण अभिक्रिया मानी जाती है। मैं श्वसन का एक केमिकल इक्वेशन रूप बना देता हूं, C6H12O6 प्लस 6O2 इज इक्वल टू 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 686 किलो कैलोरी एनर्जी। ठीक है ना, ये एनर्जी बनना श्वसन का पहला सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट ही एनर्जी बनना है। ये हो गया ग्लूकोज, और ग्लूकोज के साथ क्या जुड़ रही है, ऑक्सीजन। तो हम यहीं पर इस जगह पर तो हमने मतलब आइडिया लगा ही लिया कि इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है, और ऑक्सीजन के जुड़ने को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। तो सिद्ध हो गया कि श्वसन किस प्रकार का पद है, ऑक्सीकरण पद है। ये बात तो तय हो गई, अर्थात अपचयन तो है ही नहीं, है ना। दूसरा क्या है कि देखो यहां पर क्या बन रही है, ऊर्जा बन रही है, और जो ऊर्जा बन रही है उससे उष्मा की उत्पत्ति होती है, इसलिए हम इसे एक्सोथर्मिक स्टेप अर्थात उष्माक्षेपी स्टेप भी मान सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है उसका चुनाव करेंगे। अर्थात श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो श्वसन एक ऑक्सीकरण व उष्माक्षेपी अभिक्रिया मानी जाती है। ठीक है, और अब नेक्स्ट क्वेश्चन सुने। संपीड़ित प्राकृतिक गैस अर्थात सीएनजी में मुख्यतः होता है। सीएनजी में क्या होता है दोस्तों, सीएनजी में मेथेन होता है। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, हम आराम से इस प्रश्न के ऊपर चर्चा कर सकते हैं। सीएनजी में कौन सी गैस होती है, मेथेन गैस होती है। सीएनजी में लगभग 80 to 90% मेथेन गैस है। 80 to 90% मेथेन गैस होती है सीएनजी में, ठीक है ना। 80 to 90% मेथेन है। बाकी ब्यूटेन, एथेन, प्रोपेन ये तो अपने एलपीजी में पढ़ा करते हैं। एलपीजी में क्या होता है कि ब्यूटेन भी होती है, प्रोपेन भी होती है, और ये इस तरीके से हम इन गैसों को पढ़ा करते हैं। ये दोनों गैसें तो आप समझ लीजिए एलपीजी में देखने को मिलती है हमें, ठीक है ना, बड़ी सिंपल बात। अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण वह दर्पण है, उत्तल दर्पण वह दर्पण है जो छोटा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण वह प्रतिबिंब है, सॉरी वह दर्पण है जो छोटा प्रतिबिंब बनाता है। एक सिंपल बात आप समझे, छोटा प्रतिबिंब बना रहा है। टॉर्च, टॉर्च में जो हम लोग जो सर्च लाइट होती है जिसके अंदर भी हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि यह एक तो वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है अवतल दर्पण, और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। टॉर्च के अंदर फिलामेंट बहुत महीन फिलामेंट होता है, ये क्या करता है, उसका वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। यही कारण है कि टॉर्च प्रकाश को फैला देता है, अर्थात बड़ा प्रतिबिंब बना रहा है और वास्तविक है, इसीलिए हमें पूरा मार्ग स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। पहला, वाहनों की अग्रदीप के लिए सेम बात है। अग्रदीप यानी कि हेडलाइट, वाहनों के हेडलाइट में जो बल्ब होता है उसके अंदर भी फिलामेंट बहुत छोटा होता है। उस छोटे फिलामेंट को ये फैला देता है, अर्थात ये बड़ा प्रतिबिंब बना देता है, उसका वास्तविक प्रतिबिंब बना देता है। और जैसे वो वास्तविक प्रतिबिंब रास्ते पर गिरता है तो हमें रास्ता एकदम स्पष्ट रूप से दृष्टिगत होता है। इसलिए हम वहां पर भी अवतल दर्पण को ही यूज करते हैं। यहां पर भी अवतल दर्पण यूज होता है दोस्तों। दाढ़ी बनाने के लिए प्रयुक्त दर्पण, अब यहां पर अगर आप दाढ़ी बनाने वाला भी मिरर बात करेंगे तो यहां पर भी चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब बनाना,
बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए इस जगह पर भी हम किस दर्पण का यूज करते हैं? अवतल दर्पण का, क्योंकि सब जगहों पर बड़े प्रतिबिंब की बात है, जबकि छोटा प्रतिबिंब दिखाना, छोटा प्रतिबिंब दिखेगा तो छोटा प्रतिबिंब पूरा दिखेगा। इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग अपने वाहनों के पश्च दृश्य देखने के लिए पार्श्व दर्पण के रूप में, यानी कि लेटरल मिरर के रूप में हम इसका यूज किया करते हैं। उससे क्या होगा कि वाहनों के जो पीछे जितने भी वाहन आते हैं उनका छोटा प्रतिबिंब दिखा देगा। छोटा प्रतिबिंब दिखाएगा तो हमें पूर्ण रूप से दिखाई देगा कि हाँ भी पीछे कौन सा व्हीकल आ रहा है। यही कारण है कि उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के पश्च दृश्य देखने हेतु पार्श्व दर्पण के रूप में इनका यूज किया जाता है। तो यह बहुत एक अच्छा क्वेश्चन है। साइड मिरर के रूप में हम लोग किसका यूज करते हैं? तो उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। मुझे लगता है ये प्रश्न का कॉन्सेप्ट जो है आपको भली बात तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम अगले प्रश्नों पर बात कर रहे हैं। अगले प्रश्न सुने। अब देखो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? 97 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा गौर करें। 97 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? पारा धातु का मुख्य अयस्क बताइए। ठीक है ना, पारा धातु का अयस्क होता है सिनाबार। अब सिनाबार क्यों होता है उसका फॉर्मूला देखते हैं, मैं समझ में आ जाएगा। सिनाबार का फॉर्मूला होता है दोस्तों HgS, मर्क्यूरिक सल्फाइड, अर्थात सिनाबार मरकरी का एक सल्फाइड अयस्क है। अयस्क 3 प्रकार के होते हैं, सल्फाइड, कार्बोनेट और ऑक्साइड। तो सिनाबार कैसा अयस्क है? मरकरी का एक सल्फाइड अयस्क है। HgS इसका फॉर्मूला होता है। कौन सी अधातु, यहां पर देखो अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में हो, अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में हो, वहां पर हम किसके बारे में पढ़ेंगे? ब्रोमीन के बारे में पढ़ेंगे। ब्रोमीन, अगर आप यहां पर ध्यान दें तो मैं 2 बातें लिखूंगा, द्रव धातु मरकरी, जबकि द्रव अधातु की अगर अपने बात करें तो द्रव अधातु के रूप में हम किसको स्वीकार करते हैं? ब्रोमीन को। बड़ा सिंपल प्रश्न है, ये भी बहुत कॉमन प्रश्न है आजकल। अगर इस तरीके का प्रश्न पेपरों में आता है तो हम आराम से इस प्रश्न को भी कर पाते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है दोस्तों मल्टीपल इमेज से, मल्टीपल इमेज से रिलेटेड। मल्टीपल इमेज का मतलब यह होता है कि एक ही बिंब अर्थात एक ही वस्तु के बहुत सारे प्रतिबिंबों को देखना। आपने नोटिस किया होगा इस मल्टीपल इमेज के ऊपर मैंने एक वीडियो भी जो है डाला है, वो आप इस वीडियो का लास्ट में वो अटैच हम कर देंगे। आप अगर मल्टीपल इमेज का वीडियो अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया कि जैसे आप कई बार बार्बर की शॉप में जाते हैं कटिंग करवाने की, बाल कटवाने की शॉप में जब आप जाते हैं तो आप देखते हैं कि वहां पर आप एक बिंब के रूप में होते हैं और आपके कई सारे प्रतिबिंब आप देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके आगे भी एक समतल दर्पण होता है, आपके पीछे भी एक समतल दर्पण होता है, तो आप उनमें कई सारी इमेज को एक साथ आसानी पूर्वक देख पाते हैं। मैं इसी बिंदु पर आपसे चर्चा कर रहा हूं कि मल्टीपल इमेज का फॉर्मूला क्या है। मल्टीपल इमेज का फॉर्मूला होता है 360 डिग्री बटा में थीटा -1। -1 कब? जब भागफल सम संख्या में आए तो -1 कर दिया जाता है। ये रूल है, फॉर्मूला है एक प्रकार से। अगर आप देखें 2 समतल दर्पण परस्पर लंबवत रखे हुए हों, यानी कि एक आगे और एक पीछे, ठीक है ना, और इनके मध्य रखी वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या बताइए। इनके बीच में, जब इनके बीच में वस्तु रखी जाएगी तो 90 डिग्री पर होगी। 90 डिग्री पर होगी तो आप क्या देखेंगे? 360 डिग्री बटा में 90। अगर आप यहां देख रहे हैं तो आंसर कितना आ रहा है? 4। 4 में से 1 घटाया तो कितना उत्तर है? 3। तो यहां हम कितने प्रतिबिंबों को प्राप्त करेंगे दोस्तों? 3 प्रतिबिंबों को प्राप्त करेंगे। अगर इनके मध्य 0 डिग्री पर वस्तु रखी जाए तो अनंत प्रतिबिंब बनेंगे, ठीक है ना। और अगर इनके मध्य आप देख लीजिए 360 डिग्री पर वस्तु रखी जाए, 120 डिग्री पर वस्तु रखी जाए तो 120 डिग्री पर वस्तु रखने पर आंसर जो है 2 आता है, ठीक है ना। इस तरीके से हम प्रश्नों को पहचान पाएंगे। अब क्या करें? देखो विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई, अगला प्रश्न, लास्ट क्वेश्चन। आप विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई, इकाई का मतलब होता है यूनिट, और यूनिट हमेशा किसमें मापी जाती है? किलोवाट प्रति घंटा, kWh। आपने नोटिस किया होगा आपके मीटर में भी kWh इस तरीके से लिखा होता है। किलो शब्द का मतलब होता है 1000, ठीक है ना। वाट मतलब एक यूनिट है अपने आप में। किलोवाट ऊर्जा का मात्रक होता है वाट। तो अगर आप यहां देख रहे हैं कि 1000 वाट बराबर 1 किलोवाट, समझ रहे हो ना। किलो का मतलब 1000 होता है,
और एच का मतलब 1 घंटा। जब आपके घर में 1 घंटे में 1000 वॉट एनर्जी कंज्यूम होती है तो उसे 1 किलोवाट प्रति घंटा अर्थात 1 यूनिट माना जाता है, और इसी 1 यूनिट के आधार पर आपके बिल का निर्माण होता है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि व्यवसायिक इकाई अर्थात आपका जो बिल बनता है वो किस आधार पर बनता है, यूनिट के आधार पर, और यूनिट क्या होता है, किलोवाट प्रति घंटा। इस तरीके से आप यूनिट को पढ़ा करते हैं। उम्मीद है 100वां नंबर यानी कि 25वां क्वेश्चन था आपके साइंस का जूनियर अकाउंटेंट 2016 भर्ती परीक्षा। उम्मीद है आपको जो मैंने अभी सॉल्यूशन बताया आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। इस तरीके से और भी हम लोग बहुत सारे मतलब पेपरों के सॉल्यूशन भी और नए नए वीडियोस भी आप लोगों के लिए लेकर उपस्थित होंगे। अगर आपके किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे बात कर सकते हैं। मैं आपके हर प्रश्न का हर संभव तरीके से जवाब देने का प्रयास और कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू।